This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निपलो पिकलो, ये सेवक बन संताप भरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धुरेन्द्र चतुर्वेदी साहब, जो हमारी संस्था के समवायी फाउंडेशन के महासचिव हैं, वो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, और हमारे चाइनीज के फैकल्टी हेड भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हिमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को दर्जा प्राप्त हुआ है। और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर की कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाना का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि जो एक्यूप्रेशर विधा है ये बहुत कम खर्चीली है, इसलिए उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों सबको मिलेगा।
और इसके अलावा पीड़ित मानवता को मिलेगा, जो मुख्य विचार है। और इसलिए हमारी थेरेपी, जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है, वो संसार में फैलेगी, उसका प्रचार होगा। हम लोगों ने ये क्लास नेचुरोपैथी की इसलिए शुरू किया कि यदि नेचुरोपैथी को हम लोग अपने एक्यूप्रेशर विधा के साथ जोड़ देंगे तो शायद मानवता के लिए बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि दोनों विधाएं यही भारतीय दर्शन की है, उपज है। तो इसलिए अगर दोनों को हम लोग सामंजस्य कर लेते हैं तो शायद हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को और नेचुरोपैथी दोनों के सहयोग से एक नई विधा का आगमन होगा, और उससे हमारी जो इलाज में जो हम लोग चिकित्सा करते हैं वो हम लोग बेटर कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने क्लासेस के रूप में इसको शुरुआत किया हुआ है। हम लोग इससे पिछली बार पहली बार जब हम लोगों एक्यूप्रेशर शुरू किया था तो हम लोगों ने आपस में ही सब लोग वार्ता करते थे और आपस में हम लोग एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे करके हमने क्लासेस की शुरुआत किया और क्लासेस बड़े लेवल पर शुरू हुई, और आज करते करते हम लोग 5 वर्ष जब बीत गए हैं तो हम लोगों के पास लगभग 1200 जो रिकॉर्डिंग है वो हम वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग पास तैयार है लगभग। तो यानी ये धीरे धीरे हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये नया जो शुरू किया है, ये एक्यूप्रेशर के साथ साथ नेचुरोपैथी पर हम लोग थोड़ा सा ये विचार रखते हैं ताकि हम लोग उसको भी अपने लोगों को बीच में प्रचारित कर सकें, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, और हमारे माध्यम से जो हमारे सारे लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये। तो हम लोग सिद्धांत पक्ष से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसको आगे लेते चलेंगे चिकित्सा के संदर्भ में भी। तो प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय दर्शन की ही पूरी चिकित्सा है, ये उसी तरह है। तो उसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि यह एक्यूप्रेशर से भी पुरानी है। ये मान के चलिए कि एक्यूप्रेशर से भी पुरानी है। इसका इतिहास क्या कहता है, इतिहास से हम शुरू करते हैं, क्योंकि इतिहास जानना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग ये समझ जाएं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं वो है क्या। तो प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितने कि उसके तत्व हैं। वही आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, और चेतना। चेतना को हम लोग महातत्व कह रहे हैं, और ये चारक संहिता में भी कहा गया है, और चेतना महातत्व के रूप में। तो यानी 6 हमारे पदार्थ हैं। 6 क्या है हमारे, जिसको कहना चाहिए हमारी ऊर्जा है, वो क्या है, एक आकाश है, दूसरी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना, या इसको महातत्व कह सकते हैं। वेदों में भी इसका उल्लेख मिल रहा है, और ये हम लोग उसको कई चिकित्साओं के माध्यम से जानते हैं। तो वेदों में कैसे मिलता है, वेदों में मिला है जल चिकित्सा के रूप में। तो जल, चूंकि जल एक द्रव्य है और महाभूत है, तो उसकी जल चिकित्सा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। उपवास चिकित्सा आकाश से संबंधित है, उपवास चिकित्सा जो है आकाश से संबंधित है, इसलिए आकाश तत्व जहां है तो वहां पर उपवास चिकित्सा का भी उल्लेख वेदों में मिलता है। राजा दिलीप के संदर्भ में बात आई है कि दुग्ध कल्प, उन्होंने नंदिनी नाम की गाय थी, तो उसकी सेवा किया। दिलीपस्य गो सेवा में है, उन्होंने कहा था कि गुरु सदा, पहले कहा था प्रदक्षिणीकृत पै सुनीमता, वो प्रदक्षिणा करते थे और उसकी सेवा कर रहे थे। दोनों, उनकी सुदक्षिणा पत्नी थी और दिलीप राजा थे, तो वो दोनों लोग जो है उनकी सेवा करते थे। तो यानी दुग्ध कल्प, तो उसमें श्लोक जो आता था हम लोग पढ़ते थे कि प्रदक्षिणीकृत पै सुनीमताम सुदक्षिणा साक्षात पात्र हस्ता पड़म में चानर्च विशालमस्या श्रृंगांतरम द्वारा विवाद सिद्धि। तो प्रदक्षिणा के माध्यम से अपने पूरे अपना ही परिवार ही नहीं, अपने परिवार के साथ साथ पूरे अपने कल्प की या अपने युग की वो सब सेवा कर रहे थे इसके माध्यम से, ताकि उनको जो आगे पुत्रवान हुए उसके संतान उनको प्राप्त हुई दुग्ध कल्प के माध्यम से। तो दुग्ध कल्प भी हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में है। जंगल सेवन हम लोग वायु के मानते हैं कि वायु के माध्यम से हम मूवमेंट करते हैं, तो हम लोग जो जंगल सेवन करते हैं।
तो संतान लाभ उन्होंने प्राप्त किया। राजा दशरथ का भी उल्लेख है कि उन्होंने फल कल्प की शुरुआत किया, तो फल कल्प के माध्यम से भी उनको ये संतान की प्राप्ति हुई। अब लंघन, हम लोग बोलते हैं लंघन शब्द का उल्लेख पहले आया था, तो उपवास, लंघन को उपवास बोलते हैं। ये भी प्राकृतिक चिकित्सा में है, जो हम लोग मानते हैं कि ये आकाश तत्व की चिकित्सा है। पुराण काल यानी सतयुग, जो पुराण काल जिसको माने सतयुग के आसपास का है, तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा थी। त्रेता युग में भी सर्वप्रथम, त्रेता युग में रावण, महाबली रावण वहां पर हुए, तो उन्होंने पहली बार औषध चिकित्सा का आगमन हुआ। तो जो औषध की चिकित्सा शुरू हुई, ये जो भगवान राम के काल का त्रेता युग में रावण थे, तो रावण ने शुरुआत किया। कहते हैं कि रावण उसको जन्म देने वाला प्रथम राजा था। लंघन, जो पहले लंघन का सिस्टम था, तो लंघन को रावण ने अधिक उचित नहीं माना, क्योंकि वो भोग विलास में थे। तो उनका मतलब था कि हमको जो है कोई भोजन या इस तरह के पर्याप्त हो, और हमको लंघन से बहुत अधिक वो नहीं है। तो इस लंघन की वजह से वो फिर लाया गया कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या, औषधि चिकित्सा में दवाइयां शुरू हुई, और वो लेह, काढ़ा, ये आदि का सेवन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर आप देख सकते हैं कि वो औषध विज्ञान हुआ। औषध विज्ञान के बाद आप आधुनिक युग में कौन है, तो महाभग्ग नामक बौद्ध ग्रंथ में ये उल्लेख है कि भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध का जो है 647 के आसपास है, 563 या उसके पहले का है, तो 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो उसमें बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है, महाभग्ग नामक बौद्ध ग्रंथ में, कि भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती से राजगीर जा रहे थे, तो कलंद निकाय नामक कोई संघ था, वहां पर वो रुके। तो वहां पर जब वो ठहरे थे, तो उनको किसी, उनके कोई भिक्षु थे, उनके जो सहयोगी थे, उनके भिक्षु थे, उनको सांप काट लिया। तो सांप ने जब काटा, तो उन्होंने चिकित्सा के लिए आदेश क्या दिया कि चिकनी मिट्टी, गोबर, मूत्र और राख का सेवन। तो ये कहा कि चिकनी मिट्टी लगाइए, गोबर, मूत्र और राख का सेवन करिए। यानी ये प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में उन्होंने इसको शुरुआत की। उन्होंने भी मतलब कहा प्राकृतिक चिकित्सा। पिलीद वक्क नामक भिक्षु के, एक ये भी उल्लेख है कहीं पर कि पिलीद वक्क नामक भिक्षु के बीमार पड़ने पर भगवान बुद्ध की आज्ञा से उसे भाप स्नान कराया गया, उसे जल स्नान कराया गया, उसे उष्ण जल स्नान कराया गया। यानी इनके माध्यम से तीन, यानी जल चिकित्सा के रूप में भाप स्नान, तो यानी अग्नि की चिकित्सा, जल स्नान यानी जल की चिकित्सा, और उष्ण जल माने जल और अग्नि दोनों की चिकित्सा के माध्यम से उसको ठीक किया गया। तो ये भी प्राकृतिक चिकित्सा में। तो हम लोग पहले देखते थे कि प्रकृति के साथ हमारी साहचर्य की भावना थी, और ये हमारी नहीं है, हमारे उसमें है, चाइनीज में है, और ये आयुर्वेद में भी है, कि प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना से जो कंसेप्ट दिया गया था, उस कंसेप्ट के आधार पर, क्यों सबको पढ़ाना संभव नहीं था कि पहले पढ़ाएं और तब ये चिकित्सा के रूप में बताएं, तो उन्होंने सब ऐसा उसको उस सारी चीजों को ऐसे जोड़ दिया ताकि आप इसको, जो सामान्य जन है वो भी इसको करें। उन्होंने तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया। तो ये भ्रमण जो हो रहा है तीर्थ स्थानों का, तो दो, धार्मिकता भी आई और उसके साथ साथ मूवमेंट आया, यानी वायु चिकित्सा, कल्पवास, जल, किसी नदी के किनारे आप जो है बैठे हुए हैं, तो कल्पवास कर रहे हैं, तो जल की चिकित्सा आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज नहाते हैं, धोते हैं, ये सब चीजें हैं। व्रत, उपवास, लंघन, सात्विक भोजन, सात्विक भोजन जो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में देखेंगे, इसकी बहुत उपयोगिता है। फिर
सप्ताह में एक दिन लवणहीन भोजन, ये जो कंसेप्ट है कि एक दिन नमक नहीं खाना है, ये सब उसी के है। फिर राम नाम स्मरण, तो राम नाम चिकित्सा उसी छठवें धातु की चिकित्सा है जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा या तो चेतना है और या ईश्वर है, तो वो जो प्रगति के रूप में है वो राम नाम स्मरण। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का पूजन, हम लोग इसमें सबका, वृक्षों का पूजन, सांपों को दूध पिलाना, ये सब प्रथाएं बनी जिन्होंने क्या किया, प्रगति के साथ अपने को साहचर्य की बात रखी, ये कंसेप्ट आया। तो उनको स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसको धर्म का अंग मान लिया गया और धर्म का अंग स्वीकार कर लिया गया ताकि लोग उसको करने लगे। ये नहीं था उसका आशा कि आप इसको धर्म मानिए, लेकिन धर्म का चूंकि ये सब कर रहे थे इसलिए वो धर्म का अंग मान लिया गया, प्रगति के साथ साथ चले। सूर्य, अब आगे आप पढ़ेंगे, आप कहते थे कि भाई सवेरे उठिए तो जल डालिए, सूर्य देवता को स्मरण करिए, फिर उसके लिए आप सूर्य तमाम आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह करते हैं। यौगिक आसन यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा के भाग यौगिक आसन अलग से नहीं थे, परंतु सहयोगी चिकित्सा के रूप में इसको विकसित किया गया धीरे धीरे, क्योंकि मूल उसका भी उद्देश्य ही था, तो ये सहयोगी चिकित्सा के रूप में विकसित हुआ। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति और संतुलन के लिए आसन अत्यंत महत्वपूर्ण मान लिए गए, क्योंकि आसन में हम अगर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि आसन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पैरासिम्पैथिक फंक्शन है वो अधिक प्रभावित होता है। व्यायाम और आसन में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि व्यायाम तो आप बहुत तेजी गति से वाले करते हैं, लेकिन आसन को आप धीरे धीरे करते हैं और उसमें आपको बहुत अधिक तेजी नहीं आवश्यक है। उसमें वो जहाँ सिंपैथिक फंक्शन को पूरा करता है व्यायाम, वहां आसन वगैरह ये आपको पैरासिम्पैथिक फंक्शन को पूरा कराते हैं। आधुनिक युग में भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को हम लोग मान रहे हैं कि वो भी ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है केवल वही मानते हैं, लेकिन आधुनिक युग में भी अगर विदेश में भी आप कहें तो विदेश में भी ये चीजें प्रचलित है, केवल नाम थोड़ा भिन्न है। अब देखिए वाटर सिपिंग जो कह रहे हैं ये है जल का आचमन, हम लोग कहते हैं वाटर सिपिंग, सिड्ज बाथ, एनिमा, स्ट्रीम बाथ, ये आप उसको मान लीजिए आचमन, जल स्पर्श, वस्ती और स्वेद स्नान, इनके रूप में जो हम लोग पहले अपने उसमें पढ़ रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में, तो उसमें ये तो इसको स्टीम बाथ माने स्वेद स्नान, इसमें खूब पसीना आएगा। जल स्पर्श वाटर सिपिंग हो गई, आचमन हो गया, सिड्ज बाथ जल स्पर्श, एनीमिया वस्ती। सन बाथ को कहते हैं सूर्य नमस्कार पद्धति, हम लोग बोल देते हैं उसको। सन गेजिंग, तो सन गेजिंग माने सूर्य की ओर देखना कुछ समय, तो सन गेजिंग माने सूर्य की ओर कुछ समय देखना, तो ताटक हम लोग आंखों के माध्यम से करते हैं, वो आंखों की चिकित्सा के लिए। एयर क्योर वहां कंसेप्ट जो हमारा प्राणायाम है। तो इस तरह हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक युग जो प्रचलित हुआ है वो हमारे जो कंसेप्ट है, तो यही कंसेप्ट आज भी माने जा रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मनुष्य 15 दिनों तक खूब जल का सेवन करके उपवास कर सकता है। ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है कि 15 दिनों तक जल का सेवन करके हम लोग कर सकते हैं। परंतु हमारी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाई, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, तो वो उन कारणों की थोड़ा सा बात कर लें कि औषधि चिकित्सकों की संख्या बढ़ गई, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई, तो कमर्शियलाइजेशन होने लगा, जो पहले नहीं था। प्राकृतिक चिकित्सा में आपको कम खर्च है, अधिक था ही नहीं। औषधियां, अगर कोई रोग है तो औषधियां उसको तुरंत दबा देती हैं, ये क्षमता रखती हैं। तो इस हम लोग ये नहीं कह रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा कह रहे थे नहीं, इसमें उभार का एक कंसेप्ट है कि रोग उभरने चाहिए
तब रोग अंदर का जो भी है मल वो बाहर निकल जाएगा, तो ये रोग को उभरना चाहिए, लेकिन उन्होंने दबा देने की क्षमता रखी। तो हम लोगों को लगा कि अरे कल हमको बुखार था, आज हमारा बुखार समाप्त हो गया। हम लोग जब प्रयाग विश्वविद्यालय में थे तो एक डॉक्टर हुआ करते थे, अगर हम लोगों ने बोल दिया उनको कि कल एग्जाम है और आज मुझे बुखार आ गया है, तो ये बात अवश्य है कि वो ऐसी दवा देते थे कि हम लोगों का बुखार आज ही खत्म हो जाता था। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद जब हम लोग एग्जाम दे करके ठीक फ्री हो जाते थे तो फिर बुखार में पड़ जाते थे। तो ये नई आधुनिक चिकित्सा की ये विशेषता तो है कि अगर आपको तुरंत रिलीफ पानी है तो वो रिलीफ दे देंगे। तो लेकिन हमारी हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये हमारी जो है ऐसा नहीं करती है, ये पूरे रोग को निकालना चाहती है। तो एलोपैथ की ये क्षमता थी कि वो तुरंत खत्म कर देगी, रोग से मुक्ति नहीं दिलाएगी, बाद में रोग फिर आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज अभी मुक्ति आपको मिल गई। तो इसलिए थोड़ा सा इसको लोगों ने अधिक स्वीकार कर लिया कि भाई ये बहुत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। समय नहीं है, समय अभाव सबके पास हो गया। औषध चिकित्सा की सहूलियत भी कारण है। दवा दिया, औषध एक बार दिया तो खाया और पानी पी लिया और दिन भर अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ अपना कर्तव्य जो है हम लोगों का था, उस कर्तव्य की पूर्ति हो गई। हमने दवा खाया, पानी पिया, पहले भोजन कर लिया, थोड़ा सा भोजन किया और कहते थोड़ा सा खाना खा लीजिए, खाना खाया, दवा खाया, पानी पी लिया, हमारा काम खत्म हो गया। अब ना उपवास करना है, ना एनीमिया लेना है, ना भाप स्नान करना है, ये कुछ नहीं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ये जो सरलता है, उस सरलता की वजह से ये आधुनिक दवाइयां अधिक प्रचलित हुई। फिर राजाशय, राजाशय प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने का एक खास मार्ग था। पहले नॉर्मली एक सुगम मार्ग था, ये हर जगह होता है। बुद्धिज्म इसीलिए फेल हुआ। बुद्धिज्म जो है, जब तक राजाशय मिलता रहा तो बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश हुआ, लेकिन जैसे बुद्धिज्म राजाशय खत्म हुआ, बुद्धिस्ट फिलॉसफी कम हो गई। बाहर के देशों में तो हुई, भारतवर्ष में कम हो गई। लेकिन विदेशी वस्तुओं के प्रति हमारा जो आकर्षण था, या कोई आवश्यक नहीं कि आकर्षण हमारा ही था, आकर्षण जगाया गया एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। आकर्षण और उनको श्रेष्ठ माना गया क्योंकि विजेता के रूप में आए थे। तो वो श्रेष्ठता का जो हमको मनोरोग कहना चाहिए, या साइकोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण शासक सरकारों से उन्होंने सरकार अपने को प्रोत्साहन दिया और हमारे को प्रोत्साहन उन्होंने नहीं दिया। औषधि सेवन से मनुष्य औषधि के प्रति आदी हो गया, तो वो भी एक कारण हो गया कि भाई हम दवा खाने, तो हमको सबको मालूम हो गया कि आप सर दर्द कर रहा है तो आप ये दवा खा लीजिए, आपका बदन दर्द कर रहा है तो आप ये दवा खा लीजिए, आपका पेट दर्द कर रहा है तो ये दवा खा लीजिए, ये कॉमन हो गया। और आप देखिए, कोई भी किसी से पूछे यहाँ सर दर्द करे, ये खा लीजिए, ये नहीं जानते कि सर दर्द का कारण क्या है, लेकिन तुरंत दवा बता देंगे, हर आदमी बता देगा। भारतवर्ष में कहते हैं तीन में से एक 33% लोग जो है डॉक्टर हैं। तो इसी तरह के कि तुरंत बता देंगे कि आप ये खाइए, इससे कोई नुकसान नहीं होता, तुरंत फायदा है। एलोपैथी चिकित्सा में बढ़ता धन भी एक कारण रहा। धन संस्कृति डेवलप हुई, तो धन संस्कृति डेवलप होने से, चूंकि टेंशन थ्योरी थी कि मनुष्य वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों पर आकर्षित होते हैं, यानी मौद्रिक मूल्य, हमको अगर पैसा मिल रहा है और अधिक पैसा मिल रहा है तो हमको लोभ के साथ साथ पहले धन आ रहा तो लोभ है, तो हम उसको मानने लगे। तो ऐसे तात्कालिक लाभ के साथ साथ धन आने लगा, तो एलोपैथिक चिकित्सा बढ़ती चली गई और वो मनमाने ढंग से करने लगी। दूसरा कारण जो हम लोग और मानते हैं कि पहले जो हमारे डॉक्टर्स थे, वो हमारे डॉक्टर्स के बीच में संबंध हमारा जो था वो माली की तरह था, वो हमारा माली था। जैसे हम लोग बगिया में हो और वो माली जानता हो कि हमारे घर परिवार के 5 लोग हैं, तो वो डॉक्टर जो हमारा था, जिसको हम लोग पारिवारिक डॉक्टर बोलते थे, फैमिली डॉक्टर बोलते थे, तो वो जानता था कि इस
इनको 4 साल पहले ये बुखार हुआ था, उनको गले में टॉन्सिल हुई थी, उनको सब मालूम था। उसके माध्यम से वो जानते थे कि आज इनको बीमारी जो हो रही है वो कैसे हो रही है। ये मतलब एलोपैथ में भी था, ये एलोपैथ की बात भी कर रहे हैं। दूसरा, धीरे धीरे ये एलोपैथ हम एलोपैथ की बात कर रहे हैं भी, और किसी चिकित्सा की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में तो मान लीजिए गए, उन्होंने कहा कि आप पहले तो उपवास कर लीजिए, तो उपवास से बहुत सी चीजें ठीक हो गई। उन्होंने एलोपैथ डॉक्टर्स ने कहा उपवास नहीं करना, खाइए, क्योंकि उनको गोली खिलानी थी, तो पहले उनका जरूर खाइए, तो कुछ खाइए फिर खाइए। तो पहले लिविंग इवन देन उसमें एक डॉक्टर हुआ करते थे जो हमारे बीच में माली, जैसे माली सब जानता है कि इस फूल को कैसे उगना है, सवेरे ये ठीक रहेगा, ये शाम को रहेगा उस जगह, वैसे ही वो सब जानते थे। लेकिन धीरे धीरे अंतर आ गया और डॉक्टर्स बन गए जो स्पेशलिस्ट होने लगे। तो दूसरा डॉक्टर जो बीच का डेवलपमेंट हुआ वो मैकेनिकल डॉक्टर हो गए। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये है, तुमको यहाँ उंगली में कोई उनका काट के फेंक दो, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, तो हो गया। तो ये रिप्लेसमेंट करने लगे। उसी तरह जैसे हम लोग गाड़ी स्कूटर इनकी मरम्मत कराते हैं कि क्लच वायर हटा दीजिए, इनका क्लच प्लेट हटा दीजिए, नया लगा दीजिए, वैसे बाद में अब फिर थर्ड स्टेज जो आई, जो आएंगे एक्सपर्ट ओपिनियन वाले आ गए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से अल्टीमेटली ये हो गया कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियन उनकी है, तो हमारे बीच का डिफरेंस बढ़ गया। हमने उनको ईश्वर मानना शुरू कर दिया और कहा कि भगवान का अवतार है। तो उन्होंने जो कहना शुरू किया, हम लोगों ने उसको पूरी तरह से मानना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा नहीं कि हम लोग कहाँ पर परेशान है या हमको पैसा अधिक लग रहा है, वो कुछ नहीं। इवन दिन धीरे धीरे ये हो गया कि उनको पूरी तरह से उन पर आश्रित होते चले गए, और जो कुछ कह दे वही हमारे लिए, और कोई कुछ भी कहेगा उससे हम लोग नहीं मानते थे। यहाँ तक अभी है, कुछ किसी को कुछ पूछना पछोड़ना है? ठीक, ये अभी तो इतिहास की बात थी, आगे चले हम लोग। जी सर। जी सर। तो अब 2 योगदान हुए इस प्राकृतिक चिकित्सा को वर्तमान रूप में देने में। केवल ऐसा नहीं कि भारतीय योगदान ही हो, विदेशियों का भी योगदान था। जैसे हम लोग चाइनीज में देखते थे कि चाइना में ये डेवलप हुआ, लेकिन चाइना में उतना पॉपुलर तब तक नहीं हो पाया इवन देन, जबकि 1949 में माओ सेतुंग बहुत अधिक प्रभावशाली हुए, ऑटोक्रेट थे। इवन देन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। उन्होंने 5,50,000 बेयरफुट डॉक्टर्स को गांव में भेजा था, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, लेकिन तब भी पॉपुलैरिटी बहुत अधिक नहीं हुई थी उस चिकित्सा की। 1972 में जब शीत युद्ध चल रहा था, तब हम लोगों ने देखा कि जेम्स रस्टिन आए थे, हेनरी किसिंजर की यात्रा हो रही थी, वो विदेश मंत्री थे, तो उनकी यात्रा हो रही थी, फॉरेन सेक्रेटरी कहा जाता है वहां, तो वो आ रहे थे, और वो विदेश मंत्री के रूप में जब यात्रा कर रहे थे, तो शीत युद्ध के काल में ये बहुत विलक्षण चीज मानी गई थी कि शीत युद्ध में कोई विदेश मंत्री यात्रा करे। तो उसकी यात्रा की टो लेने के लिए जेम्स रस्टिन, न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता थे, वो प्रेस से आए, और जब उनको पहली बार यहाँ पर अपेंडिक्स का दर्द हुआ, तो अपेंडिक्स के दर्द के लिए उस समय जो एलोपैथ डॉक्टर्स थे उनकी कुल संख्या 10,000 थी, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 49-50 करोड़ के बीच में थी। 10,000 केवल डॉक्टर हुआ करते थे। तो एलोपैथ डॉक्टर से ही उन्होंने, हालांकि माओ सेतुंग ने उसके पूर्व 5,50,000 बेयरफुट डॉक्टर्स को गांव में भेज दिया था। यही जो हमारे चिकित्सक थे, इकोथेरेपिस्ट। तो जेम्स रस्टिन को जब अपेंडिक्स में ऑपरेशन कर दिया, तो ऑपरेशन के 24 घंटे बाद भी जेम्स रस्टिन को कोई दर्द में राहत नहीं मिली, जबकि अपेंडिक्स निकाला जा चुका था। तो उन्होंने उसमें बात किया, तो मैं चाओ एन लाई उसमें प्रधानमंत्री थे, चाओ एन लाई संपर्क किया, तो चाओ एन लाई ने अपने इन्हीं बेयरफुट डॉक्टर्स में
इनको कहा कि हमारे पास यही चिकित्सा है तो हम कर सकते हैं। तो वहां पर ST 36.5 पॉइंट पर उन्होंने नीडलिंग किया, और ये नीडलिंग हम लोग जानते हैं कि ये 40 सेकंड से लेकर के, और ये 1.5 घंटे 2 घंटे की भी हो सकती है। तो ये नीडलिंग किया और उस पॉइंट को उन्होंने सीडेट किया होगा नेचुरली। तो सीडेशन के बाद अगले 24 घंटे के अंदर ही उनको कोई पेन नहीं हुआ और पेन गायब हो गया। जेम्स अस्टिन को लगा कि ये तो कोई चिकित्सा डिफरेंट टाइप की है, जो हम लोग इतना अपने को मानते हैं कि बड़े योग्य हैं और एलोपैथ चिकित्सा, तो उन्होंने अपने उसको, जेम्स अस्टिन ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स को सूचना भेजी, प्रेस रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट ने पूरे विश्व में इस चीनी चिकित्सा का प्रचार किया और कहा कि यह चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी विदेशी योगदान भी कहीं की आवश्यक है, क्योंकि हम लोग या सामान्य जनमानस आकर्षित होता है बहुत चीजों के लिए, तो विदेशी योगदान भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारा भारतीय रहा होगा, क्योंकि भारत की है तो नेचुरली, लेकिन बीच का पीरियड समाप्त हो गया, बीच का पीरियड रुक गया, ठहर गया था। वो ठहरने की बात कर रहे हैं। देखिए, हिप्पोक्रेटस का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा, और ये केवल ये सारे चिकित्सा संदर्भों में हिप्पोक्रेटस का नाम विदेशी में हमेशा माना जाएगा। 460 से 357 BC के बीच में हिप्पोक्रेटस रहे। तो हिप्पोक्रेटस ने जो है, इनका जन्म 460 BC में हुआ, कहाँ पहले आइलैंड ऑफ कॉस में हुआ। यूनानी चिकित्सक थे। इन्हों फादर ऑफ मेडिसिन क्यों कहा जाता है? इन्होंने उस समय पहले, देखिए, जब भी पहले चिकित्सा कोई रही होगी तो उसमें जादू टोने का, इन सब का कंसेप्ट भी जरूर रहा होगा। पराभौतिक चीजें हैं तो उनसे कुछ लोग लाभान्वित भी होते हैं, तो पराभौतिक चीजों के इलाज के लिए उन्होंने जादू टोने या इस तरह का अंधविश्वास भी रहा होगा कहीं भी, किसी चिकित्सा में भी। चिकित्सा डेवलपमेंट यही हुआ है। तो उन्होंने चिकित्सा को जादू टोने और अंधविश्वास से अलग किया और एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार दिया। इसलिए हिप्पोक्रेटस का नाम हम लोग भी उसी तरह आदर लेते हैं। और ये चिकित्सा में एलोपैथ चिकित्सक भी हिप्पोक्रेटस ओथ, उन्होंने एक ओथ भी दिया, ताकि इसीलिए दिया कि उन्हें ये मालूम था कि हो सकता है आगे चल के जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे, हम ही शक्तिशाली हो जाएंगे, तो हम अपने को सुपर ह्यूमन मानने लगेंगे, महामानव मानने लगेंगे और ईश्वर के समकक्ष अपने रखेंगे। तो उन्होंने ओथ दिया था, वो ओथ आज भी ली जाती है, यदि पालन नहीं किया जाता। नॉर्मली कोई पालन नहीं करता, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पालन 2-4 तो करते होंगे, कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड है सोसाइटी के लिए और अपने लिए है तो सोसाइटी की बात है। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने तर्क दिया कि बीमारी प्राकृतिक कारणों, आहार और जीवन शैली कारण होती है। यानी जब अगर प्राकृतिक कारण आ गया तो हमने अपने लाइफ स्टाइल की बात कर दिया कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। सूर्य 6 बजे अगर उग रहे हैं तो सूर्य देवता को हम लोग प्रणाम करें। तो वो जो प्राकृतिक आधार था वो यही सब। उन्होंने कहा कि बीमारी, उन्होंने तर्क दिया उस समय, देखिए BC में 357 BC का मतलब हुआ कि बुद्ध के बाद हुए, बुद्ध पहले हुए चुके, बुद्ध के बाद उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों, आहार और जीवन शैली, यही चीजें हम लोग नहीं कर पाते। ना हम लोग जग पाते हैं सवेरे, ना हम उसमें सो पाते हैं जब सूर्य डूब रहा है या उसके 2 घंटे बाद, ना हम जीवन शैली में परिवर्तन, हम व्यस्त हैं, हम धनोपार्जन में लगे हुए हैं तो हम व्यस्त हैं। हम आहार प्रणाली में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। क्यों? हम इंटरनेशनल फूड लेना चाहते हैं, हम अपने फंक्शंस में इंटरनेशनल फूड की बात करते हैं। हमने कि ऑस्ट्रेलिया से ये फल मंगवाया है आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है इस ऋतु में ये फल बहुत अच्छा हो, लेकिन जब वाग्भट कहते हैं कि रिद्ध भुक, हित भुक और मित भुक, तो इसका कोई तर्क रहा होगा। वो तो 606 BC के पहले थे और उन्होंने 606 BC के पहले कह दिया कि हित भुक, रिद्ध भुक और मित भुक, यानी कम खाइए। हित, जो आपकी हित
कारी हो आपको वो खाइए, और ऋतुभोग जो ऋतुओं में आती हो खाइए। तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया हुआ कोई फल हमारे लिए कैसे आज की डेट में हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है, ये सोचने की बात है। फिर हमने गर्मी का फल और जाड़े में हमने खाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऋतु तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो जाड़े में इसको नहीं देंगे, हम गर्मी में देंगे, आप उसको जाड़े में खाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि कहीं प्रगति के साथ आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। anyway, तो आधार और जीवन शैली के इनके आधार पर जो हमारा आहार और जीवन शैली और प्राकृतिक नैतिक आचरण के लिए हिप्पोक्रेटस ओथ दिलाना शुरू किया। नैतिकता का आधार यह है कि यदि नैतिकता कोई भी चिकित्सा प्रणाली हो, कोई भी ज्ञान हो, हम लोगों का मानना यह है या विद्वानों का मानना है, केवल मेरा मानना नहीं है, विद्वानों का मानना यह है कि यदि उसमें नैतिक आचरण नहीं है, यदि आपका मन असंतुलित है, आप जो चीज कर रहे हैं उसमें मन आपका हिचकिचा रहा है, क्योंकि मन और बुद्धि जब संघर्ष करते हैं तो बताते हैं कि ये आचरण आपका गलत है। जब हम पैसा 2000 की जगह और 1 लाख लेना चाहते हैं तो मन कहता है कि नहीं ये गलत कर रहे हो। तो यानी नैतिक आचरण, तो वो जो ट्रांसफर है एनर्जी आपकी हो रही है वो कहीं प्रभावित हो रही है। तो उन्होंने जानते थे वो, इसलिए उन्होंने देखिए उसमें 357 बीसी के पहले की बात है, वो उन्होंने नैतिक आचरण के लिए हिप्पोक्रेटस ओथ दिलाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि आगे चल के ये होना है, ये इसको कहते हैं, आप इसको कहें त्रिकालदर्शी कह लीजिए, आप इसको कह लीजिए कि बड़े दूरदर्शी थे, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो जानते थे, वो भी जानते थे कि ये हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें आगे कोई होगा। उनका मानना था कि शरीर में खुद को ठीक करने की प्राकृतिक शक्ति है। हम बार बार कहते हैं चरक संहिता में कि यावंतो ही लोके मूर्तिबंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके, यानी जो कुछ भी मूर्तिमंत भाव हमारे शरीर में है वो हमारे ब्रह्मांड में है, और जब ब्रह्मांड में वो हमारे में है, जब हम उसके अंश हैं तो हमारे अंदर प्राकृतिक शक्ति क्यों नहीं होगी, उसी का अंश है। हम अपने माँ बाप के पुत्र हैं, तो हमारे माँ बाप की शक्तियां हमको मिली हुई है, और अगर हमारे माँ बाप भी प्रगति के पुत्र हैं तो उन प्रगति की शक्तियां उनके माध्यम से हमको मिली हुई है। तो ये तो हम जब मानते हैं, तो ये प्राकृतिक शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, हम उस प्राकृतिक शक्ति को पहचान नहीं देते। आवरण है, कोई अहंकार, कोई, हम ये नहीं कह रहे आवरण कैसा है, आवरण है जिसकी वजह से। तो उनकी पुस्तक है हिपोक्रेटिक कॉर्पस, ये उनकी किताब एक मानी जाती है, अच्छी किताब है। देखिए नया विषय, थोड़ा सा डिफरेंट विषय है, आप लोग थोड़ा सा जहाँ कोई लगे कि भारी हो रहा है या बोरियत हो रही है वहां बता दीजिएगा, क्योंकि नहीं सर, बिल्कुल बोरियत नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है सर। दूसरी तरह का है। जी सर, अच्छा लग रहा है, नई चीज सीखने को मिल रही है। हाँ, तो सिल्वेस्टर ग्राहम ये 1974 से 1851 के बीच में हुए। तो देखिए ये एक पादरी थे, हमने खोल दिया, आप देखिए कोई समस्या तो नहीं, सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। जी सर। हाँ, सिल्वेस्टर ग्राहम 1974 से 1851 के बीच का है। ये एक पादरी थे और डॉक्टर भी थे। प्रमुख योगदान इनका कैसे है, तो आहार के संबंध में कहा, इनका गलत खान पान, अगर कोई खान पान में आप गलत करते हैं तो यही बीमारी का कारण है। उन्होंने शाकाहार को प्रोत्साहन दिया, कहा कि शाक सब्जी खाइए क्योंकि प्रगति दे रही है, ये प्रगति ने हमको इसी योग्य बनाया है और इसी के लिए, उन्हें खाने के लिए उसे बनाया है। उन्होंने कहा कि ताजे फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, और साबुत अनाज को हम लोग समझ सकते हैं कि साबुत अनाज जो हम लोग लें और अंकुरित कर लें साबुत अनाज के रूप में है, या साबुत अनाज माने अगर उसको पीसे भी तो हम उसमें चोकर होकर न निकालिए साबुत अनाज को,
साबुत अनाज का कंसेप्ट ये है कि हम उसमें अगर पीस भी दे रहे हैं तो उसमें जो आता है तो हम लोग छलनी से अगर हमने छान दिया, सारा चोकर अलग कर दिया, तो चोकर वाला सत हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो इसलिए साबुत अनाज की बात कही उन्होंने। इस पर जोर दिया कि ताजे फल लीजिए, सब्जियां लीजिए और साबुत अनाज लीजिए। रिफाइंड फ्लावर यानी मैदे, इस मैदे वैदे की चीजों को उन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड किया। कोई मैदा सबसे खराब, हम लोग मैदा, हम लोग यहाँ बड़ा अच्छा माना जाता है कि भाई मैदे की रोटी खा रहा है, वाह वाह बहुत अधिक स्वस्थ है, मतलब जो भी है। विरोध किया, बिना छने मोटे पिसे हुए गेहूं के आटे का समर्थन किया। भाई अगर गेहूं का आटा भी खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसको छनाई किए हुए मोटा पिसाइए और उसको समर्थन किया। चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू और मसालों को त्यागने की सलाह दी। चाय और कॉफी, प्राकृतिक चिकित्सा में चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू ये बिल्कुल वर्जित है। मसालों का बहुत कम प्रयोग, मसालों का जहां प्रयोग भी करना है स्वाद के लिए, वहां मसालों को कम प्रयोग। तो उन्होंने कहा कि चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू, मसाले ये सब टॉक्सिन पैदा करते हैं, जो बाद में उन्होंने कहा। फिर देखिए, पादरी थे, एक्चुअली डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने संयम नैतिकता का पाठ पढ़ाया। नैतिकता पाठ पढ़ाते चुके पहले भी, और हमारे पहले वाले हिपोक्रेटस भी पढ़ा चुके थे। उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि अत्यधिक उत्तेजक भोजन, जो उत्तेजक भोजन जो भी आप लेते हैं, कामुक इच्छाएं शरीर की वाइटलिटी, जीवनी शक्ति को खत्म करती है। ये जो बात कहा उन्होंने, जहां धर्म है, जहां आचरण है वहां करिए, वो भी इच्छाएं आवश्यक है, लेकिन उन इच्छाओं को का दास मत होइए। क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है हम लोग नहीं समझ रहे हैं, उसको नहीं साथ जान रहे हैं कि जीवनी शक्ति क्या वाइटलिटी है, वो जीवनी शक्ति हमारी कम कर रही है। और ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण को अनिवार्य मान लिया उन्होंने कि ब्रह्मचर्य करेंगे और आत्मनियंत्रण करेंगे, अनिवार्य होगा। ये हमारे भारतीय दर्शन से पूरी तरह से उन्होंने वही कहा। यानी हर जगह, हर युग में, हर काल में, हर जगह एक तरह सोच वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। ये आपको सीखने को मिलता है। जीवन शैली पर जोर दिया, पर्याप्त मात्रा में जल पीना, कहा कि पर्याप्त मात्रा में पीजिए जल। ठंडे पानी से स्नान, ये जो कंसेप्ट है, ये ठंडे पानी से स्नान, इसका एक कंसेप्ट है। हम लोग आगे चल के जो पढ़ेंगे क्यों ठंडे पानी के स्नान करते हैं। आप यूट्यूब वगैरह तमाम देखते होंगे कि उसमें यूट्यूब में आता है कि ठंडे पानी से वो स्नान हो रहा है, अलग से उस पानी में सिर्फ 3 बार 4 बार डुबकी लगाते हैं और आते हैं, उसको वो उससे मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। तो ठंडे पानी से स्नान, इसको हाइड्रोथेरेपी कहा उन्होंने। शारीरिक सक्रियता, ताजी हवा में सांस लेना, बेहतर नींद और कठोर गद्दे। हम लोगों ने बीच में क्या कर दिया था, कहा था कि जितना मुलायम गद्दा होगा उतना बढ़िया होगा। वो ये कंसेप्ट बीच में कमर्शियलाइजेशन की वजह से आया। एक किसी जो भारतीय नेता का वो कमरा दिखा दिया और कहा कि उनके ड्राइंग रूम में आप पैर रखो तो 3 इंच नीचे झुक जाते हो, 3 इंच चले जाते हो नीचे। तो ये एक आकर्षक चीज है, वाह। तो वो हुआ। तो जबकि कहा उन्होंने कठोर गद्दों पर सोने और पर्याप्त वेंटिलेशन पर जोर दिया। वेंटिलेशन पर जोर प्राकृतिक चिकित्सा बहुत देती, कहते प्रॉपर वेंटिलेशन माने कौन सा आना चाहिए, वायु आनी चाहिए, सूर्य आना चाहिए। तो ये वेंटिलेशन के अर्थ में वायु और सूर्य की बात है। ये उनका था और ये इस तरह उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था। फिर जॉन हार्विक केलॉग, इसको हम लोग 1852 से 1943 में हैं, इनको हम जानते हैं। और हम लोग जानते कैसे हैं, आप लोग पढ़ा होगा जब आप ये भुट्टे वाला क्या बोलते हैं, मकई के भुट्टे का वो आता लेते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जी सर, कॉर्नफ्लेक्स। उसमें क्या लिखा रहता है, केलॉग, जी सर, केलॉग्स के आते हैं। जी सर, नहीं है, केलॉग एक ब्रांड है ना इसका।
हाँ, इसे ब्रांड हो गया। यस सर, ब्रांड है वो। शरद ज्वाइन किए थे क्या, वो चले गए क्या? शरद ने ज्वाइन किया था, ये शरद ने ज्वाइन किया था ना बीच में, जी सर, किया तो था join तो उन्होंने। मुझे लगता है किया था, मुझे जी दिख सर। नहीं रहा। एनीवे चलिए, तो जॉन हार्वे केलॉग 1852 से 19 अमेरिकी चिकित्सक थे जिन्होंने बायोलॉजिक लिविंग के सिद्धांत को ये प्रतिपादित किया। बायोलॉजिक लिविंग क्या है? शाकाहार, शराब, तंबाकू, चाय, कॉफी, मसालों का विरोध, सारी वही चीजें हैं। सन बाथ, सन बाथिंग को चिकित्सा का हिस्सा बनाया। हम लोग भी तो यही कहा भाई, सन बाथिंग हम भी तो करते हैं, सवेरे उठ करके सूर्य देवता को प्रणाम करें, वो वही है, सन बाथिंग है। उसको रूप दूसरा दिया हम लोगों ने, जल के माध्यम से भी हमारे पास आते हैं, जल के माध्यम से भी हमारे किरणें आती हैं। तो सन बाथिंग उनके यहाँ अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सन बाथिंग में वो लोग पूरी तरह से रहते हैं। हमारे बीच में जयश्री चौधरी मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। सुधा मैडम नहीं आई क्या? नहीं सर, आज नहीं आई, शायद वो बिजी है शायद। अच्छा अच्छा, आई थी मैम, ज्वाइन हुई थी तो। आई थी सुधा? जी जी मैम। हाँ मुझे लगा सुधा ने ज्वाइन किया। अच्छा। सन बाथिंग को चिकित्सा का हिस्सा बनाया। आहार, उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स और ग्रेनोला के रूप में ब्रेकफास्ट सीरियल दिया, ये उन्होंने एक मतलब फूड के उसमें भी बताया। मांस के विकल्प के रूप में पीनट बटर, पीनट आता है क्या? पीनट बटर कोई आता है? जी सर, जी सर, मूंगफली का पीनट आता बटर है। आता है। जी हाँ? सर। पीनट बटर आता है। हाँ हाँ, बस वही, तो वही उन्होंने उसका उसके रूप में पीनट वाला, ग्राउंडनट। पीनट बटर और सोया उत्पादों को लोकप्रिय बना दिया। कहा कि भाई जो लोग लग रहा था कि कोई मांसाहारी है तो उनको नहीं पसंद आ रहा, तो उन्होंने इसको एक कंसेप्ट के रूप में दे दिया, भाई ठीक है आपको ये रहे, तो इसके माध्यम से भी लोग थोड़ा सा आकर्षित हों, ये उनका आधार रहा होगा। जल चिकित्सा में उन्होंने रैशनल हाइड्रोथेरेपी का किताब लिखी, रैशनल हाइड्रोथेरेपी किताब लिखी। ठंडा और गर्म पानी का उपयोग करके शरीर की सफाई पर जोर दिया। ये आगे चल के आप लोग बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि ठंडा और गर्म पानी दो कॉम्बिनेशन, ये जो है जल चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अधिक इसका। फिर कोलोन थेरेपी में उन्होंने कहा कि मृत्यु कहां से, आंतों से शुरू होती है। उन्होंने पाचन तंत्र की सफाई पर जोर दिया, कहा कि अगर आपको अपने को स्वस्थ रखना है तो पाचन तंत्र की सफाई पर जोर दीजिए, विशेषकर एनीमा और योगर्ट के प्रयोग को कहा। योगर्ट में, योगर्ट अब तो पॉपुलर हो गया है कि योगर्ट में हमारे जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया, उनको हम लोग योगर्ट के माध्यम से थोड़ा ठीक रखते हैं, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो सके और हमारे लाभदायक बैक्टीरिया जीवित रहे। यही तो कंसेप्ट है इस वाले में। प्रमुख पुस्तक क्या है इनकी? द न्यू डाइट्स और होमलैंड बुक ऑफ हाइजीन एंड मेडिसिन, ये उन्होंने किताबें को उनमें उनके रूप में। ये इतिहास और इनका योगदान पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि हम इसके माध्यम से समझेंगे कि केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो लोग भी कह रहे हैं ये बात। फिर आए एक फादर सेबेस्टियन नीब, 17/5/1821 से 17/6/1897 तक। ये बेवेरिया के पुजारी थे। इनका योगदान निम्नलिखित है: जल उपचार तो इन्होंने, और फाइटोथेरेपी, वनस्पति दवाओं का प्रयोग। अब देखिए इनका योगदान देखिए,
व्यायाम के माध्यम से, इनको व्यायाम के माध्यम से कहा गया कि भाई ये व्यायाम बहुत कराते थे, शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने का उद्देश्य इनका था कि भाई शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाइए। पोषण के लिए क्या है, साबुत अनाज, फल और सब्जियों का पौष्टिक आहार ये लीजिए। बैलेंस का उनका मानना था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। ये हमारा भी कंसेप्ट है। आयुर्वेद में भी तो हम लोग कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहेगा। हम लोग शुरू में जी सर। ना, हम लोग कहते थे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। ये तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो चिंता हमेशा होती रहेगी, कहाँ मन लगेगा, ना पूजा में, ना पाठ में, ना घन भोजन में, ना किसी में। जल चिकित्सा में बर्फ के पानी में स्नान और बर्फ पर नंगे पैर चलने के माध्यम से उन्होंने जल चिकित्सा पर जोर दिया। बर्फ के पानी में स्नान, हम लोग जो बर्फ के पानी में नहीं कर पाते तो हम लोग याद करिए, हम लोग कहा जाता है कि जब ओस पड़ी हो तो उस पानी में आप चलिए, कहते हैं ना। तो जब भी ओस में चलिए, जी ये बता दे, जब भी ओस पे चलिए आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, उसको हम लोग बोलते हैं तलवा स्नान। प्राकृतिक चिकित्सा में बोला जाता है तलवा स्नान। तो चाहे आप बर्फ पर चलिए, चाहे आप घास पर जल में चलिए, चाहे आप कठोर पत्थर पे चलिए, चाहे आप घर में नंगे पैर चलिए, ये सब उसी की श्रेणी में है तलवा स्नान में, क्योंकि नीचे तलवा होता है ना। अब उसका लेकिन सिस्टम समझ लीजिए, चलिए 5 मिनट, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट जो चल रहे हैं, बैठिए, आने के बाद पैरों को साफ करिए, तलवे को, और उसको रगड़िए, उसको गर्म करिए, कपड़े से उसको रगड़िए, गर्म करिए, और गर्म करने के बाद जो भी मोजा वोजा पहनना है, गर्म करने के बाद मतलब उसको साफ सुथरा कर लीजिए, फिर रगड़िए। रगड़ना मतलब गर्मी करना है, गर्मी करना लाना है, उसके गर्मी के बाद रगड़िए, और फिर आप 5 मिनट फिर जरूर चलिए। उसके चिकित्सा बता रहा हूँ, जब कभी आप चलिए बर्फ में चलिए, ठंडे पानी में चलिए, पत्थर पे चलिए, घर में भी आप रहिए, घर में नॉर्मल रहते हैं तो उसमें चलना नहीं हो तो नॉर्मल चलना धीरे धीरे, तो घर में रहिए, कोशिश करिए चप्पल न रहे और रहे। जो लोग ये कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं कि वो घर में चप्पल नहीं पहनते। उससे क्या होगा, हमेशा आपकी जो पृथ्वी की ऊर्जा है वो आपको मिलती रहती है, तो वो ऊर्जा है। दूसरा, अगर आप नहीं करते हैं और आप बर्फ में चलते हैं, आप ओस में चलते हैं, तो चलिए 5-7 मिनट जो भी चलना चलिए, बैठिए, बैठने के बाद उसको एक रुमाल ले जाइए, उससे रुमाल से साफ करिए और गर्म करिए बाकायदा, मतलब 2-3 मिनट उसको रगड़िए दोनों तलवों को, और फिर रगड़ने के बाद जो मोजा जूता पहनना पहनिए, फिर 5 मिनट आप टहलिए। ये उसका पूरा सिस्टम है, ठीक। तो नंगे पैर चलने के माध्यम से उन्होंने बर्फ के पानी में स्नान करिए और बर्फ पर नंगे पैर चलने के माध्यम से जल चिकित्सा पर जोर दिया। उनका मानना था कि रक्त में असंतुलन के कारण अनेक बीमारियां आती हैं, ये भी मानते हैं, ये आयुर्वेद तो एलोपैथी मानता है कि रक्त में असंतुलन होगा तो भी, तो कह रहे हैं गर्म हवा में सांस लेने से भी बीमारी हो सकती है, कह रहे हैं गर्म हवा में सांस मत लीजिए। तो इन्होंने पुस्तक लिखी, माई वाटर क्योर, इनकी किताब का नाम है। डॉक्टर हेनरी लिंडरहार 1853 से 1924 के बीच में है। 1/3/1853 में जन्मे डॉक्टर हेनरी लिंडरहार जर्मनी के केमिस्ट, बाद में चिकित्सा में एमडी हुए, यानी एलोपैथ किया उन्होंने, अमेरिकी थे और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानी थे। क्यूरेटिव क्राइसिस के उपस्थित होने पर वे होम्योपैथिक दवाओं के सेवन के पक्ष में थे, कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो आप होम्योपैथिक दवा लीजिए। तो क्या है, चक्षु विज्ञान के जोरदार समर्थक रहे, सब अलग अलग है उनका, देखिए चक्षु विज्ञान वाले थे, आई वाले। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन है,
इरी डायग्नोसिस, द फिलॉसफी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल थेरेप्यूटिक, ये उनका 2 किताबें थी, ये योगदान उनका किया। डॉक्टर बेनेडिक्ट लुस्ट क्या है? ये 1892 से 1945 के बीच में रहे। इनका जन्म मिशेलबर्ग, बेडन, जर्मनी में 3/2/1872 में हुआ। 1872 1892 है, नहीं 1872 होगा, 72 ही पढ़िए, उसको 45 है ना, 72 है सर, 72 72 होगा। ये फादर नीप के प्रिय शिष्यों में से एक थे। फादर नीप जो पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने अमेरिका में नीप वाटर क्योर नामक मासिक पत्रिका निकाली। नीप वाटर में थे ना, वाटर के हिमायती नीप। ये अमेरिकन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी और यंग बॉन्ड हॉस्पिटल के संस्थापक थे। पूरे संस्था किया इन्होंने। इनकी मृत्यु दिनांक 5/9/45 को हुई। अमेरिका में नेचुरोपैथी का जनक माना जाता है। कहा कि भाई वो नेचुरोपैथी, उन्होंने वहां बहुत ध्यान दिया होगा। इन्होंने क्या किया? शाकाहार के हिमायती रहे, मांस, शराब, तंबाकू, मसाले, नमक के विरोधी, और भारी एवं कसे कपड़े पहनने के विरोधी के रूप में इन्हें जाना जाता है। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं? खूब कसे कपड़े पहनते हैं, यानी वायु प्रवेश न कर पाए, तो यह नुकसानदेह हो सकता है। तो हम लोग आज यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग अच्छा रहा। तो हम लोग पहले 2 मिनट के लिए हम लोग खेमका सर को फिर हम लोग याद करते हैं कि उनकी ऊर्जा से ही हम लोग पहले प्राकृतिक चिकित्सा में तो बहुत बाद में आए। पहले हम लोग एक्यूप्रेशर में गए और प्राकृतिक चिकित्सा में धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो करते हैं। तो उनका जो कंसेप्ट वही था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अब हम लोग अपनी बात यहाँ कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये इसको ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर। जी सर। चलिए।